हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। ये हमारा घटना चक्र का सीरीज़ चल रहा है और घटना चक्र में हम पॉलिटी सब्जेक्ट करा रहे हैं। इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका हमने हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 40 क्वेश्चंस तक हमने कर लिया था। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम देखने जा रहे हैं। यदि आपका कोई स्पेसिफिक डिमांड है, कोई आपको सब्जेक्ट कंप्लीट कराना है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस। अब यहाँ पे जो मेंबर्स आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो प्रोविंसेस से आए थे। वो कैसे आए थे? वो डायरेक्टली इलेक्टेड थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, नॉमिनेटेड थे, वो क्या थे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्टेड थे, इलेक्टेड बाई द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी प्रोविंसेस की, जो स्टेट की थी, उन्होंने इलेक्ट किया था। तो ये आंसर इसका सी होगा। चलो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एज पर द रिकमेंडेशन प्रपोज्ड बाय द कैबिनेट मिशन 1946, मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। चलो ये चीज़ हमने देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वेयर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड। वो कैसे इलेक्ट हुए थे? तो आपको पता है कि वो प्रोविंशियल जो असेंबलीज थी उनसे वो इलेक्ट हुए थे। तो इसका आंसर डी होगा। चलो ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी जो देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन कौन था? तो आपको पता है इलेक्टेड चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। इसके कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। आपको मैं बता दूं कि टेम्पररली कुछ समय के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था फर्स्ट चेयरमैन, लेकिन वो टेम्पररी थे। उसके बाद परमानेंट जिसको बनाया गया था वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो आप देख सकते हो कि 9 दिसंबर को बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, फिर उसके बाद 11 दिसंबर को बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आपको मैं बता दूँ। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे और 11 दिसंबर को बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। इनका नाम जो प्रपोज किए थे वो किए थे JB कृपलानी ने किया था। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब हमारा क्वेश्चन है हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग किसने चेयर करी थी? तो 9 दिसंबर का आपको याद है कौन थे? वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसका आंसर होगा सी। चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाई। अब कौन चेयर किए थे वो आपको पता है, वो है सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 को। चलो फिर उसके बाद है हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब कौन चेयरमैन था? तो यहाँ पे परमानेंट चेयरमैन की बात हो रही। कौन था? वो थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब वो प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? सेम वही जो चेयरमैन होते हैं वही है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो किस दिन स्टैब्लिश हुई थी? तो आपको याद रखना 9 दिसंबर 1946, और 9 दिसंबर 1946 को ही हमने टेम्पररी चेयरमैन बनाया था, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर इसके बाद 11 दिसंबर को हमने परमानेंट चेयरमैन बनाया, वो थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो कब स्टैब्लिश हुआ था? वो था 9 दिसंबर 1946। देखो यहाँ पे हमने देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर द अनडिवाइडेड इंडिया, और फर्स्ट इसकी सीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। फिर से ये रीअसेंबल्ड हुआ था 14 अगस्त 1947 को एज ए सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया। यानी कि उस समय जो है इंडिया का पार्टीशन हो गया था, तो इंडिया का जो डोमिनियन था उसके लिए फिर यहाँ पे फिर से रीअसेंबल्ड किया गया था 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, When was the Constituent Assembly established? वही सेम क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को, तो ये आंसर इसका ए होगा, ठीक है। फिर है When was the first session of Constituent Assembly held? फर्स्ट सेशन कब हुआ था? तो आपको पता है जब उसकी मीटिंग हुई थी वही उसका फर्स्ट सेशन था। तो ये आंसर है 9 दिसंबर 1946, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिगिन ऑन 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था और ये 23 दिसंबर 1946 तक चला था, ठीक है, जिसमें 207 मेंबर्स ने इसे अटेंड करी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। वो कब पहली बार मिले थे? वही सेम क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द रिजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया। मतलब एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने रिजोल्यूशन कब अप्रूव किया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत को देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अपने इंडिया को मिलना चाहिए? वो था 22 जनवरी 1947। आपको याद रखना है 22 जनवरी 1947 को, ठीक है।
इस दिन अप्रूव किया था कॉन्स्टिट्यूशन भारत को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑन 22 जनवरी 1947 अ रिजोल्यूशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है, और जिसको प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। कब इसे अप्रूव किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। कौन प्रेजेंट किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया था, प्रेजेंट किया था, ठीक है। हु प्रपोज द प्रियम्बल? प्रियम्बल किसने प्रपोज किया था? आपको पता है, वो किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। उसका नाम क्या था? उसका नाम था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। हम देख लेते हैं। द प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। इसे जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रेजेंट किया था कब? 13 दिसंबर 1946 को। और ये चीज़ कब पास हुई थी? ये हुआ था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका नाम था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, लेकिन आगे चल के यही चीज़ बन गया प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? किसने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया था? आपको पता है, वो है जवाहरलाल नेहरू। बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इन रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट? अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम करने में कौन सा सेंटेंस सही है, हमें ये देखना है। तो आपको पता है कि रिजोल्यूशन जो है वो नेहरू जी प्रपोज किए थे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, ये तो सही है। फिर उसके बाद प्रियम्बल फुलफिल्स वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, सही बात है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करता है, जैसे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये सारी चीज़ें हैं। पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड, पीपल ऑफ इंडिया ने ही कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है, ऑर्डर किया है, ये भी सही है, यानी कि 1 2 3 ऑप्शन सही है। और हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली, ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए इनडायरेक्टली। अगर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल इनडायरेक्टली तो ये सही होता है। तो ये चीज़ देख लेते हैं ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए है 1 2 3, यानी कि 1 2 3 ये सही है, ठीक है। इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो इलेक्टेड डायरेक्टली नहीं होता है, पीपल डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते उन्हें, हालांकि उसे इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, याद रखना आप, यह है, देखो यह है लोकसभा और यह है राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा के और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स, आप याद रखना इलेक्टेड मेंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, प्लस स्टेट की जो असेंबली है, स्टेट की जो असेंबली है वहाँ के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यानी कि ये सारे लोग जो हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे जनता इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही है, जनता वोट नहीं कर रही है, पीपल वोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वोट कौन कर रहे हैं? तो इलेक्टेड मेंबर, जो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के जो सांसद हैं और जो स्टेट असेंबली के जो विधायक हैं वो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इसलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या माना जाता है? इनडायरेक्ट माना जाता है, डायरेक्ट नहीं माना जाता। और वहीं प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो माना जाता है वो माना जाता है डायरेक्ट, क्योंकि वो पहले लोकसभा बनते हैं, लोकसभा के सदस्य बनते हैं, तो लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वे कंडक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? चलो भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में कितने सेशंस लगे थे? तो टोटल आपको याद रखना है 12 सेशंस लगे थे, 12 सेशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने दिन लगे हैं टोटल? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं इस चीज़ को, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है कंप्लीट करने में, ठीक है, जिसमें टोटल 11 सेशंस लगे। कितने लगे? 11 सेशंस लगे, जो कि 24, और मैं आपको बता दूं कि ये जो 11 सेशंस था ये हो गया था 26 नवंबर 1949, तो 26 नवंबर 1949 तक 11 सेशंस हुआ था। फिर उसके बाद एक सेशन और हुआ है, वो हुआ है 24 जनवरी 1950 को। तो इसीलिए माना जाता है कि टोटल 11 सेशंस कब तक हुए थे? 26 नवंबर 1949 तक हो गए थे, और एक सेशन और हुआ है 24 जनवरी 1950 में, तो टोटल हो जाता है 12 सेशन। तो इसका आंसर होगा 12, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे बोला है हाउ मच टाइम इट टुक, कितना समय लगा था? तो आप देख सकते हो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैच करना है, हम इसको डायरेक्ट आंसर्स देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो थे एस.सी. मुखर्जी, ठीक है। ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी था जिसका ड्राफ्ट तैयार करना था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके जो ओनली कांग्रेस मेंबर थे वो थे के.एम. मुंशी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राजस्थान प्रिंसली स्टेट्स के कौन थे? वी.टी. कृष्णमचारी।
और चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आपको याद रखना है, चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वो थे जवाहरलाल नेहरू, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अभी हमने देखा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ऊपर ही हमने देखा था ये थे जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर होगा सी। चलो इसके बाद हम थोड़ा सा और कमेटी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कमिटीज़, उसके चेयरमैन कौन थे। तो कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इसे कौन है, राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी, इसे कौन है, राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी, आपको याद रखना है यूनियन और स्टेट्स दोनों की कमेटी कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट, उसके थे BR अम्बेडकर, ठीक है। और ये देखो आप, इसके बाद है फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। आपको याद रखना है कि एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी, इसके टोटल थे सरदार पटेल थे, लेकिन इसमें सब कमेटी भी थी जो कि फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी के अलग अलग थी। तो फंडामेंटल राइट की जो सब कमेटी थी उसके थे JB कृपलानी, और माइनॉरिटी की जो सब कमेटी थी उसके थे SC मुखर्जी। चलो इतना आपको याद हो गया, ठीक है। फिर इसमें बोला है हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अब देखो यहाँ पे प्रोविंशियल है ना, यूनियन में थे जवाहरलाल नेहरू, स्टेट में थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन यहाँ प्रोविंसेस की बात आएगी वहाँ होंगे सरदार पटेल। तो इसका आंसर देखो है D, सरदार पटेल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो तो बहुत ही फेमस है, सबको ही पता होता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। फिर उसमें है हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज़। अब देखो सेम वही क्वेश्चन है, एडवाइजरी कमेटी, तो ये है इसके सरदार पटेल, अभी हमने देखा था। और इसमें दो ठो सब कमेटी थी, एक फंडामेंटल राइट की सब कमेटी और एक माइनॉरिटी की थी। तो फंडामेंटल राइट कौन थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फंडामेंटल राइट सब कमेटी के JB कृपलानी है, और माइनॉरिटी के सब कमेटी है SC मुखर्जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द BR अम्बेडकर, इसमें कितने मेंबर्स थे, तो टोटल मेंबर्स थे 6। आपको याद रखना है कितने मेंबर्स थे, 6। आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, ये 6 मेंबर्स तो आपको याद करना है, इसके अलावा 2 मेंबर्स की इसमें डेथ हो गई थी, तो 2 मेंबर्स ने उससे रिप्लेस किया था, वो भी आपको याद रखना है। तो देख लो आप कौन से 6 मेंबर्स थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णम स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, BL मित्रा और DP खेतान। ये टोटल 6 मेंबर्स हो गए। अब यहाँ पे BL मित्रा और DP खेतान की डेथ हो गई, तो देखो कौन किसको रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे N माधव राव आए हैं जो कि BL मित्रा को रिप्लेस करते हैं, और TT कृष्णमचारी आते हैं जो कि DP खेतान को रिप्लेस करते हैं। यानी कि 2 नए मेंबर आते हैं जब 2 मेंबर्स की डेथ हो जाती है। कौन कौन, N माधव राव और TT कृष्णमचारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग वेयर द मेंबर्स, इसमें कौन से मेंबर्स हैं ये हमें देखना है। अभी हमने देखा N गोपाल स्वामी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अलादी कृष्ण स्वामी हैं, सरदार पटेल नहीं है, तो इसका आंसर होगा 1 और 3। देखो 1 और 3, इसका C आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, कौन सा नहीं था। मोहम्मद सदुल्ला थे, हम देखे थे, KM मुंशी भी थे, AK अय्यर ये भी थे, जवाहरलाल नेहरू ये नहीं थे, ठीक है। चल नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BR अम्बेडकर। अब ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी बना था किस दिन इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था, अब याद रखो, ये देखो 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, वो थे हमारे BN राव। ये क्वेश्चन कितने बार पूछ चुका है, 2014, 1998, 2003, 2007, कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, आपको याद रखना है BN राव, ठीक है। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाई, और फर्स्ट ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था, ये भी किए थे BN राव ने। देखो फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाई BN राव। वो जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था, फर्स्ट ड्राफ्ट था, उसमें टोटल 243 आर्टिकल्स थे और 13 शेड्यूल था। इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है तो BN राव थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था, ये किया गया था 22 जुलाई 1947। ये चीज़ आपको याद रखनी है डेट, कि 22 जुलाई 1947 को
नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी। देखो यहाँ पे बोला है नेशनल फ्लैग कमेटी, है ना, तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद, इसका आंसर है बी। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, एक फ्लैग कमेटी बना था 1931 में और एक फ्लैग कमेटी बना है 1947 में। अब देखो यहाँ पे नेशनल फ्लैग कमेटी, ये कौन चेयरमैन था यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, इसलिए यहाँ का आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। लेकिन 1931 में थे, कराची सेशन में जो बना था उसके थे सरदार पटेल। आपको याद रखना है कि 1931 वाले में थे सरदार पटेल और जो 1947 में जो बना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो बनाया था उसमें थे राजेंद्र प्रसाद। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग, जो नेशनल फ्लैग डिज़ाइन हुआ था वो कब अडॉप्ट किया गया था, तो 22 जुलाई 1947, ये तो सही है। द व्हील में कितने स्पोक्स हैं, तो ये गलत है, 21 नहीं है, 24 है। कितने हैं, 24 है, ठीक है। रेशियो क्या है नेशनल फ्लैग का हमारा, वो ये है 2:3, आपको याद रखना है 2:3 है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो कि इसको अडॉप्ट किया गया था नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को। इसमें 24 स्पोक्स हैं और इसका जो लेंथ है वो 2:3 है, ये आपको याद रखना है, 2:3 इसका जो साइज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर उसके बाद है व्हेन वाज द थर्ड रीडिंग। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब स्टार्ट हुई थी उसकी जो थर्ड रीडिंग थी वो कब शुरू हुई थी, तो यहाँ पे ऑप्शंस सारे गलत हैं। इसमें देखो थर्ड रीडिंग कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 17 नवंबर 1949 को स्टार्ट हुआ था और कब कंप्लीट हुआ था, 26 नवंबर 1949 कंप्लीट हो गया था। तो इसमें सारे ऑप्शंस गलत हैं। आप एक्सप्लेनेशन देखो, ज़्यादा अच्छा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटेड ऑन। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस दिन कंप्लीट हो गया, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये होता है 26 नवंबर 1949 को। मैं आपको बता दूं कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्री है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलने लगा था। यानी कि 26 नवंबर को कुछ ही आर्टिकल इन्फोर्स किए गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को सारे जितने भी आर्टिकल हैं, यानी कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही इन्फोर्स कर दिया गया था, यानी कि पूरा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलने लगा था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम पढ़ भी लेते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया और कुछ इसके प्रोविजंस थे जो तुरंत ही लागू हो गए थे, जैसे कि उसी दिन सिटीजनशिप हो गया, इंटरिम पार्लियामेंट, इमरजेंसी तो उसी दिन आ गया था, लेकिन कुछ जो सारे प्रोविजंस थे वो 26 जनवरी 1952 को लागू हुए थे। इसीलिए 26 जनवरी 1952 को माना जाता है इन्फोर्समेंट डे, इसलिए इसको माना जाता है रिपब्लिक डे। ये सारी चीज़ें हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब आपको यहाँ पे देखना है कि लास्ट मीटिंग कब हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल 12 सेशंस हुए हैं। 11 सेशन जो हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949, लेकिन जो 12th सेशन हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950। और 24 जनवरी 1950 को लास्ट सेशन में, 12th सेशन में सारे जो मेंबर्स थे उन्होंने सिग्नेचर किया था। तो टोटल 12 सेशंस हो गए, ठीक है। कितना दिन लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। और 26 नवंबर 1949 तक 11 सेशंस हुए थे। 24 जनवरी 1950 को एक और सेशंस हुए, एक ही दिन का सेशन था वो, तो टोटल 12 सेशन हो गए। उस दिन क्या किया था, उन्होंने साइन किया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब किस दिन अडॉप्ट किया गया था ये बोला है, इन्फोर्समेंट नहीं बोल रहा है, बस अडॉप्ट बोला है। वो है 26 नवंबर 1949 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन विच डेट, सेम 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, केम इनटू फोर्स बोल रहा है, ये किस दिन इन्फोर्स हो गया, ये हुआ 26 जनवरी 1950, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 26 वॉज सिलेक्टेड एज अ डेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो 26 जनवरी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया, ऐसा क्यों किया मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया है यहाँ पे, क्योंकि 1929 में पहली बार, आप सोचो कांग्रेस 1985 से बनी है और 1929 इतने साल लग गए इसे पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करने में। तो पहली बार 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कौन से सेशन में, आपको याद रखना है, लाहौर सेशन में। तो उसी के एवज में कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 में
एज ए सिम्बॉलिक इंडिपेंडेंस डे की घोषणा की थी कि हम जो है अब 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, और वही आगे चल के हुआ कि हमने 26 जनवरी 1950 को इसे इन्फोर्स कराया। तो ये इसकी हिस्ट्री है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाई, ऑब्वियस सी बात है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी तो वही अडॉप्ट करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। इसके 11th सेशन में 26 जनवरी 1949 ये इसका 11th सेशन था, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किस दिन हुआ था, तो आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन, देखो यहाँ पे किस दिन अडॉप्ट हुआ था, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखो ये है 26 नवंबर 1949, सेम है। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, किस दिन सेलिब्रेट होता है, तो देखो किस दिन सेलिब्रेट होता है, यानी किस दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हुआ, तो वो है 26 नवंबर। अगर बोलेगा रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट होता है तो होता है 26 जनवरी। कॉन्स्टिट्यूशन डे बोल रहा है तो वो बोला 26 नवंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बी आर अम्बेडकर कहाँ से इलेक्ट हुए थे, मैं आपको बता दूं कि हमारा इंडिया है, ये है पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ये था ईस्ट पाकिस्तान। तो सबसे पहले ये है वेस्ट बंगाल, ये था ईस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल जिसको हम पाकिस्तान बोलते थे पार्टीशन के बाद, तो एक्चुअली हुआ क्या था कि बी आर अम्बेडकर ईस्ट बंगाल से इलेक्ट हुए थे। हालांकि पार्टीशन के बाद ये चीज़ अलग हो गई और ये भी चीज़ अलग हो गया, पाकिस्तान ये हो गया वेस्ट पाकिस्तान, ये हो गया ईस्ट पाकिस्तान। तो बी आर अम्बेडकर फिर से चुनाव लड़े थे और वो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है वहाँ से इलेक्शन लड़े थे, पुणे से। तो इसका आंसर होना चाहिए बॉम्बे, देखो तो इसका आंसर है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि सबसे पहले उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान से लड़ा था और ईस्ट पाकिस्तान से जो है चूँकि पार्टीशन हो गया, इसके बाद फिर वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से लड़े, और एम आर जयकर के रिजिग्नेशन के बाद जब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो वहाँ पे वैकेंट हो गया था और फिर अम्बेडकर जो है पुणे से सीट से लड़े थे। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। अब देखते हैं बी आर अम्बेडकर का बर्थ और डेथ क्या है, तो 1891 1956, ये तो लगभग सबको पता होता है, 1891 1956। आज 14 अप्रैल है तो आज आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इन विच ईयर वॉज द जनगण मन अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जो है जनगण मन कब अडॉप्ट किया गया था, तो आपको मैं बता दूं ये किया गया था 24 जनवरी 1950। कब किया गया था, 24 जनवरी 1950। जो लास्ट सेशन था 12th सेशन, वहाँ पे जनगण मन को अडॉप्ट किया गया था नेशनल एंथम। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, स्टेट एम्बलम कब अडॉप्ट किया गया था, तो वो किया गया था, ये देखो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। स्टेट एम्बलम जो है वो 26 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया था। इसके बारे में आपको कुछ और बता दूं, ये जो हमारा स्टेट एम्बलम है जिसमें आप देखते हो कि हाथी आपको शेर दिखते हैं चारों तरफ से, तो ये अशोकन पिलर जो है ना, अशोकन पिलर वहाँ से लिया गया है। ये अशोकन पिलर कहाँ पे था, वो सारनाथ वाला अशोकन पिलर, कई सारे पिलर्स बनाए हैं अशोका ने, लेकिन जो सारनाथ वाला अशोकन पिलर है जिसको लाइन कैपिटल भी कहा जाता है, वहाँ से लिया गया है ये। और ये फर्दर जो अशोकन जो कैपिटल है, जो पिलर है, वो कहाँ से लिया गया है, तो वो फर्दर लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये वाली चीज़ ली गई है मुंडको उपनिषद से और स्टेट एम्बलम लिया गया है अशोकन पिलर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टेटमेंट है ये कि डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द पासिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। जो भी डिस्कशन हुआ था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद 1935 में पास हुआ था, ये सही है। और 1935 ने फेडरेशन की बात करी थी, किसके किसके, प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया का, ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि दोनों आंसर सही है। चलो ठीक है, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, ये देखो कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ही 1935 आया था और इसने ऑल इंडिया फेडरेशन की भी बात करी थी जिसमें ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स की बात हुई थी। और ये जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, आपको याद रखना है, ये किया गया था 1932 में, कहाँ पे, लंदन में, और कांग्रेस ने इसे पार्टिसिपेट नहीं किया था। सिर्फ सेकेंड इसका जो सेशन था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें ही पार्टिसिपेट किया था और वो भी गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये स्टेटमेंट और रीज़न है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटीज़ ऑफ द कंट्रीज़, ये सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन सभी ज़रूरतों को पूरा करता है।
और इसे अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये भी सही बात है क्योंकि हमने कई कंट्रीज से इसे अडॉप्ट किया है। जैसे अमेरिका से हमने प्रीएम्बल ले लिया, फंडामेंटल राइट ले लिया, यूके से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले लिया, तो इसे हम अडॉप्टेड भी कह सकते हैं। लेकिन आर करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, करेक्ट रीज़न नहीं है स्टेटमेंट का, ए का। देखो इसका आंसर बी है कि ए और आर दोनों ट्रू तो है, लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब देखो ये हमारे मौलाना आज़ाद हैं, इन्होंने कहा था कि 15 साल तक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं होना चाहिए, यानी कि सबको एक साथ वोटिंग का अधिकार नहीं देना चाहिए 15 साल तक, ये कहा था मौलाना आज़ाद ने। हालांकि इसका विरोध किया था राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने कहा नहीं सबको मिलना चाहिए। तो ये है इसका फुल एक्सप्लेनेशन, और ऑप्शन इसका आंसर आप देख सकते हो सी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिर से एजर्सन और रीज़न है, क्या है एजर्सन, क्या है, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, सही बात है। इंडिया हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, ये भी सही है। तो क्या इसका कोई मेन वो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? हम देखते हैं ऑप्शन इसका, ऑप्शन मुझे तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, ऑब्वियस सी बात है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे कोई रिलेशन नहीं समझ में आता है। Who amongst the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as a political party? यानी कि अब देखो इसमें क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इंडिपेंडेंस के बाद इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। अब ये कौन कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कांग्रेस ने आगे चल के 60-70 साल तक प्रॉपर एक पार्टी ही रूल करी। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद कांग्रेस एज ए पॉलिटिकल पार्टी को डिसबैंड करना चाहिए, इसे एंड कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। देखो इन देयर नेशनलिस्टिक रिएक्शन द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशंस। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है कि जो नेशनलिस्ट थे उनका दबाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। उनके दबाव के कारण जो हमारे फाउंडिंग फादर थे, क्या उन्होंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट और इमोशंस को हमने मिनिमाइज़ कर दिया था? जो हमारे फाउंडिंग फादर थे, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा ईवो जेनिंग्स ने। अब इन्होंने क्या सोच के कहा है? जो भी कहा है। चलो नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। ये किसने कहा है? तो ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है, ये ऑस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं तो इनका फुल नाम था ग्रेनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ एन एग्रीमेंट बाय फ्री विल टू बी टर्मिनेटेड बाय फ्री विल। ये किसने कहा था? ये कहा था पंडित नेहरू ने। किस रेफरेंस में कहा था? क्योंकि इंडिया का जो एसोसिएशन था कॉमनवेल्थ नेशन से, इंडिया का एसोसिएशन कॉमनवेल्थ नेशन से, उसके रेफरेंस में कहा था कि हम अपने मर्जी से जुड़ भी सकते हैं और उसे टर्मिनेट भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वेर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कितने वुमेन मेंबर थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 15 मेंबर थी, टोटल 15 वुमेन मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उनका आपको नाम भी पता होना चाहिए, कौन कौन थी? देखो अम्मू स्वामीनाथन, एनी मस्केरने, सरोजनी नायडू, दक्षयानी वेलायुडून, जी दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मलाती चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल, सुजेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। ये टोटल 15 महिलाएं थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिराइव देयर पावर। ऑब्वियस सी बात है, सारा के सारा जो है पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करते हैं। आंसर इसका ये होगा। तो यहाँ पे बच्चों देखो हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला था वो चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर करेंगे। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, आपको कोई स्पेसिफिक डिमांड है वो भी बता सकते हैं। क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।